प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे व्यापार सबसे पहले दिया गया, फिर उसके बाद इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे लेक्चर वाइज, यानी अलग अलग लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक्स है ना उनको सिखाऊंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सारे लेक्चर जब आप देख लोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है भाई? ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? तो ये जो व्यापार शब्द है ना, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। इसको सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने स्कूल का होमवर्क करना है। तो स्कूल का होमवर्क करने के लिए आप जैसे ही बैठते हो तो आपने क्या देखा? आपने अपना कंपास बॉक्स निकाला और उसमें आपने देखा, हे प्रभु यहाँ पर तो हमारा पेन ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? आप जाओगे, कहाँ पर जाओगे भाई? दुकानदार के पास जाओगे। मान लीजिए ये आपका दुकान है, ठीक है। तो आप अपने नजदीकी दुकान पे जाएंगे, यहाँ से पेन खरीद करके लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या? देखो, आपने दुकान वाले को क्या दिए भाई? दुकान वाले भैया को पैसे दिए। इसके बदले में इन्होंने आपको क्या दिया दोस्तों? सामान दिया। यानी कि हमने सामान खरीदा और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेचा, ठीक है। इन्होंने क्या किया समझिएगा, हमने सामान का क्रय किया और इन्होंने सामान का क्या किया है? विक्रय किया है। खरीदने को हम ये बोल सकते हैं क्रय करना। क्या कह सकते हैं? क्रय। और बेचने को हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? विक्रय कह सकते हैं, ठीक है। क्रय और विक्रय कहा जाता है। तो जो यहाँ पे वस्तुओं का, ये वस्तु ही है ना, पेन क्या है? एक वस्तु है। इसी प्रकार से अगर आपको और कोई भी सामान चाहिए, जैसे कॉपी चाहिए, तो वो भी आप जाकर के यहाँ से खरीद सकते हो। तो पैसे दोगे, उसके बदले में वो आपको सामान दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है, यानी बेचा और खरीदा जा रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्यापार कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसमें होगा क्या? जैसे मान लीजिए ये जो दुकानदार भैया है ना, दुकान वाले जो भैया है, ये आपको पेन बेच रहे हैं। तो आपने ये 5 रुपए का इनसे पेन खरीदा। अब इनको इसमें ना कुछ लाभ भी होता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक पेन के ऊपर इनको 1 रुपए का लाभ हो सकता है, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो जब ये आपको 5 रुपए का पेन बेच रहे हैं तो इनको 1 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बिजनेस, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापार कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में ना ट्रेड बोलना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं? तो व्यापार का यही बेसिक सा मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का, देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है सेवाओं, ठीक है। सेवाएं क्या होती है अभी आगे पता चल जाएगा, पहले इसका बेसिक मतलब समझो कि हमारा व्यापार क्या होता है। तो ये जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय हो रहा है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? तो व्यापार कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो अब चलते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक में और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं व्यापार को लेकर के। तो आइए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो भी घर में मतलब दैनिक आवश्यक चीजें है ना, उनकी पूरी सूची बनाइए और आप सोचिए कि ये आप कहाँ कहाँ से कैसे खरीदते हो। तो हमारी दैनिक जरूरतें क्या क्या है? जैसे सुबह उठते हमको टूथपेस्ट चाहिए भाई, है ना, हम ब्रश करने के लिए। फिर उसके बाद हमें चाय चाहिए। तो चाय किससे बनती है? चीनी, चाय पत्ती, ये सब कुछ हमें खरीद करके लाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम कहाँ से लेकर के आते हैं? जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हम अपने आसपास के दुकानों से खरीद करके लेकर के आते हैं। जैसे मैंने आपको पेन वाला एग्जाम्पल दिया था, दुकान वाले भैया के पास आप गए और वहां से जाकर के आपने सामान खरीदा। तो ये सब कुछ क्या है भाई? ये सब कुछ व्यापार के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आइए जरा इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उपरोक्त संकलित किए गए जानकारी से आपके ध्यान में आएगा कि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने परिसर के दुकानों, बाजार अथवा मॉल आदि स्थानों से खरीदते हैं, है ना। मतलब जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हम कहाँ से खरीदते हैं दोस्तों? तो जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं या फिर हमारे आसपास के जो मॉल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खरीदना है कपड़ा, ठीक है। तो कपड़े खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? जो हमारे आसपास में जो भी मॉल्स वगैरह होंगे, दुकानें होंगी, वहां पर जाएंगे और अपने लिए हम अच्छा सा कपड़ा खरीद करके लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस बात से देखो आपको एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हम अपने आसपास के दुकानों, मॉल आदि या फिर बाजारों से खरीदते हैं, ठीक है। अधिकांशतः विक्रेता स्वयं किसी भी माल अथवा वस्तु को उत्पादित नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे आपने वो अंकल जी के पास से जो पेन खरीदा था, क्या वो पेन अंकल जी खुद ही बना रहे हैं? बोलो,
क्या वो खुद ही बना रहे? नहीं भाई, वो खुद नहीं बनाते, वो दूसरे जगह से पहले खरीद करके लाते हैं, तब जाके आपको बेच रहे हैं। यानी वो किससे खरीदते हैं? होलसेलर से खरीदते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री जहां पर सामान क्या किया जाता है, कारखाना इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, कारखाना, जहां पर सामान को बनाया जाता है, पूरा एक चेन है, आप समझिएगा। आइए मैं आपको इधर बना करके बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये आपका कारखाना है, ठीक है, तो कारखाने में सामान बनाया जाएगा। अब ये कारखाने से सामान कहाँ पर जाएगा? तो जो हमारे थोक व्यापारी है, होलसेल ट्रेडर, ठीक है, उनके पास जाएगा, राइट। ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग, ये जो थोक व्यापारी होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये ज्यादा मात्रा में सामान को खरीदते हैं। फिर उसके बाद जो दुकान वाले भैया थे, ऐसे छोटी छोटी दुकानों पर जा करके वो उस सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको रिटेलर कहा जाता है, और इंग्लिश में ना इनको, हिंदी में इसको कुछ तो कहा जाता है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वैसे अभी इंग्लिश में ध्यान रखो, मैं बाद में आपको हिंदी में बता दूंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। और फिर रिटेलर से क्या होता है, फाइनली ये जो सामान है ये हमारे पास आता है, यानी कि कस्टमर, ठीक है, उपभोक्ता, जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, राइट, तो वो हमारे पास फाइनली आ जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर चेन चलता है, यानी कि कारखाने में सामान बना, फिर ये थोक व्यापारी के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास, यानी जो दुकान वाले भैया थे उनको हम क्या कहेंगे, रिटेलर कहेंगे, और फिर उसके बाद उपभोक्ता यानी कि हमारे पास आता है। तो ये पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, बोलना जरा। तो यहाँ पर यही हो रहा है ना कि ये सामान बेच रहे हैं, ये सामान खरीद रहे हैं, है ना, फिर ये सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान का क्रय और विक्रय हो रहा है, खरीदना और बेचना। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, व्यापार में आ जाएगा, है ना। देखो ये इनको पैसे मिलेंगे, इनको कुछ लाभ होगा, फिर ये भी कुछ लाभ कमा करके ही ये काम कर रहे हैं, ये भी कुछ लाभ कमा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, बराबर। चलिए, तो जो हमारे रिटेलर होते हैं, यानी कि जो विक्रेता होते हैं, सामान बेचने वाले, जैसे वो जो भैया थे, है ना, दुकान वाले भैया, राइट, तो ये लोग जो माल होता है उसको स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से ये लेकर के आते हैं। ये सभी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार नहीं होती है, दूर दूर, ठीक है, दूर दूर स्थानों पे तैयार होती है, फिर वहां से आपके पास आती हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अब चीनी की मैं बात करूं, तो चीनी तो आप जाते हो, आपके आसपास के दुकान से खरीद करके लेकर के आ जाते हो, लेकिन चीनी क्या आपके एरिया में बनाया जाता है, ठीक है, कहीं उसका मिल स्थापित होगा, है ना, वहां से मिल में चीनी बनाया जाता है, फिर वहां से होलसेल ट्रेडर यानी थोक व्यापारी उसको खरीदता है, तब जाके रिटेलर के पास आता है, और तब हमारे पास आता है। तो एक पूरी चेन बनी हुई है ना। तो ये वस्तुएं क्या होता है, अनेक दूर स्थानों पर तैयार होती हैं। थोक बाजार केंद्र, थोक बाजार केंद्र क्या है बच्चों, जहां पर होलसेल में सामान मिलता है, मतलब वो बाजार होता है जहां पर होलसेल में जो होलसेल व्यापारी होते हैं ना, वहां पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, या फिर किसी को होलसेल में सामान बेचना है तो वो जाकर के यहाँ पर बेच सकता है, ठीक है। और कारखानों मतलब वही फैक्ट्रीज, और कृषि उत्पन्न बाजार समितियों। अब ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति क्या है भाई, तो जहां पर खेती ये बाजार मतलब ये ऐसी समिति होती है जहां पर किसान लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो पूरा उनका जो उपज है वो ला करके यहाँ पर वो लोग बेच सकते हैं, और इनको उचित दाम मिलता है यहाँ पर कृषि उत्पन्न बाजारों में, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है वो रिटेलर खरीद करके लेकर के जाता है, और फिर उसके बाद आपको वो बेचा जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर वही बातें दी गई है, कृषि उत्पन्न बाजार आदि समितियों आदि से ये वस्तुएं सर्वप्रथम चिल्लर विक्रेता और वहां से हम तक पहुंचती है। देखो जो मैं रिटेलर कह रही थी ना, इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चिल्लर विक्रेता, ठीक है। चिल्लर मतलब ये इनका मतलब ये जो सामान हमें बेचते हैं तो वो कैसा होता है, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती है ना। हम पेन खरीदेंगे तो एक ही खरीदेंगे, या फिर हम कॉपी खरीदेंगे तो एक या फिर दो खरीदेंगे, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चिल्लर विक्रेता कहा जाता है। बाकी ये जो थोक व्यापारी है ना, ये सामान भी थोक में खरीदते हैं और बेचते भी थोक में ही है ज़्यादा, ठीक है, बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेचते हैं। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये यहाँ पे पूरा चेन होता है। एक बार फिर से मैं आपको ये चेन जरा समझा देती हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है, पहले कारखाना है ना, कारखाने से सामान थोक व्यापारियों के पास जाएगा, और फिर उसके बाद चिल्लर, और उसके बाद उपभोक्ता यानी हम तक आता है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए अब कुछ और बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स है, ओके, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे दैनिक जीवन में विविध आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम विविध वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय करते हैं। क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं, ठीक है। क्रय करना अर्थात हम क्या करते हैं, मांग करते हैं, उस चीज की मांग करते हैं ना। जैसे हमें चाहिए था पेन, तो हमने जाकर के भैया को बोला कि भैया हमें ना पेन चाहिए, ठीक है। तो हमने जाकर के वहां पे क्या किया, मांग किया, डिमांड किया, है ना। और फिर इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन
उत्पादन किया जाता है और जो हमारी वस्तुएं हैं उसको, वस्तुएं नहीं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं बराबर, उसको पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे पेन की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, तब जाके आप तक वो पहुंच पाया है ना। पहले पेन बनाया गया, फिर वो होलसेल व्यापारी के पास आया, फिर उसके बाद रिटेलर के पास, और तब जाके आपके पास। तो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, आपकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं उत्पादित किया जाता है। उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, अर्थात थोक व्यापारियों को बेचते हैं। मतलब जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन वस्तुओं को थोक व्यापारियों को बेचते हैं, जो होलसेल ट्रेडर होते हैं उनको वो बेचते हैं। मैंने आपको पूरा चेन बना करके बता भी दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, वस्तुओं की आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी खरीदा और बेचा जाता है। हमने देखा था ना, कारखाने से होलसेल व्यापारी ने खरीदा, यानी जो थोक व्यापारी था उसने खरीदा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रय और विक्रय हो रहा है ना। एक व्यक्ति सामान बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति सामान को खरीद रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हम वस्तुओं को क्रय करने वाले ग्राहक होते हैं। हम कौन होते हैं भाई, ग्राहक होते हैं, जो सामान को खरीदते हैं। उसी प्रकार वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करने वाले कौन होते हैं भाई, विक्रेता होते हैं। तो आप लोगों को बताऊं, हम होते हैं ग्राहक, यानी उपभोक्ता भी हमें कहा जा सकता है हम लोगों को, और विक्रेता किसको कहते हैं, जो सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं, यानी खरीदते और बेचते हैं। सिंपल से भाषा में अगर आप बोलोगे तो लेन देन करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यापार कहा जाता है, ठीक है। इसको ना हम यहाँ पर इससे समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने मांग की वस्तु की, इन्होंने आपूर्ति कर दी, हमने क्रय किया, इन्होंने विक्रय किया। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यापार कहते हैं, ठीक है। चलो, व्यापार का बेसिक मीनिंग अभी तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ है प्यारे बच्चों, तब क्या करोगे, तब ज्यादा चिंता मत करो, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापार कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम याद रख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। चलो, अब यहाँ पर कुछ और बातें हम करते हैं कि कैसे क्रय विक्रय किया जाता है, कहाँ पर खरीदना बेचना, ये सब कुछ हम जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, व्यापार क्या है, तो यह एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया है कि नहीं, क्योंकि व्यापार के माध्यम से क्या करने की कोशिश की जाती है, मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे ये है आपका फैक्ट्री, कारखाना, ठीक है, कारखाना, फिर यहाँ पे थोक व्यापारी आ जाएंगे, बराबर। तो अब समझते जाइएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे चिल्लर विक्रेता आएंगे, चिल्लर विक्रेता, और लास्ट में कौन आते हैं भाई, ग्राहक साहब आते हैं, ठीक है, यानी कि हम उपभोक्ता। ओके, अब देखो, कारखाने से मान लीजिए यहाँ पर क्या बनता है, पेन बन रहा है इस कारखाने में। तो पेन इनको बेचा गया थोक व्यापारी को। तो थोक व्यापारी को ये पेन पड़ा है कितने का, एक पेन पड़ा है भाई 3 रुपए का। कितने का, 3 रुपए का। अब ये जो थोक व्यापारी साहब है, ये इस पेन को देंगे चिल्लर विक्रेता को, ठीक है। तो देखो, कंपनी, ये जो कारखाने में पेन बन रहा था, इनके लिए ये पेन का प्राइस कितना था, 2 रुपए था, यानी 2 रुपए एक पेन की कीमत थी। लेकिन जब इन्होंने बेचा थोक व्यापारी को, तो यहाँ पे सोचा कि इनको मुनाफा भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। तो इन्होंने 1 रुपए इसके ऊपर कमाया, यानी कि थोक व्यापारी को ये 3 रुपए में एक पेन दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोक व्यापारी जब चिल्लर विक्रेता को सामान दे रहे थे, वो पेन दे रहे थे, ठीक है। तो अब ये 3 रुपए में तो देंगे नहीं, क्योंकि इनको भी तो, अगर ये मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सामान लिया बल्क में, फिर उसको बेच रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ मुनाफा मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने इस पेन का प्राइस कितना रखा, 4 रुपए, यानी एक पेन के ऊपर ये 1 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। फिर ये चिल्लर विक्रेता के पास आ गया। फाइनली जो चिल्लर विक्रेता है भाई, ये भी तो कुछ पैसा कमा करके ही सामान बेचेगा ना। तो अब ये सामान कितने का बेच रहा है, 5 रुपए का बेच रहा है इस पेन को, ठीक है। तो देख रहे हो, कारखाने से निकला था पेन 2 ही रुपए का, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते 3 रुपए का निकला था, है ना। इसमें 2 रुपए का था, फिर उसके बाद 3, फिर देखो आगे बढ़ते बढ़ते अब इसका फाइनली प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए हो गए। यानी कि हम इस पेन का कीमत कितना चुकाएंगे, 5 रुपए चुकाएंगे। समझ रहे हो आप सभी लोग। तो ये क्या है, तो यहाँ पे सब लोग मुनाफे कमाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना, इसीलिए बोला गया है कि ये एक आर्थिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि आर्थिक का मतलब क्या होता है, वही पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो ये कैसी प्रक्रिया है भाई, याद रखिएगा, व्यापार एक आर्थिक प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर ये बात बोली गई थी, ठीक है। फिर
समाज में लोगों का आर्थिक जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो थोक व्यापारी साहब हैं, इनका जीवन, इनका जो आर्थिक जीवन है, ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? ये कारखाने की वजह से कमा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये कारखाना होता ही नहीं है ना, तो फिर इनको पैसे कहाँ से मिलते? ये 1 रुपया जो हर पेन के ऊपर कमा रहे, ये नहीं कमा पाते। वैसे ही मान लीजिए अगर हम ग्राहक ही नहीं होते तो इनका काम धंधा कैसे चलता? अगर हम पेन की डिमांड करते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए पेन, हम नहीं लिखेंगे, सब लोग ऐसे ही बस बैठ जाएं, तो फिर ये पूरा जो कारखाना है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हम मतलब समाज में अगर देखा जाए तो आर्थिक जीवन जो है लोगों का, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है ना। इनका जीवन देखो हमारी वजह से चल रहा है, फिर ये देखो इनका कैसे चल रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या है, सबके सब इंटरकनेक्टेड है, राइट। अच्छा, अब देखो अगर मैं किसी प्रदेश की बात करूं तो कोई भी प्रदेश या फिर देश स्वयं पूर्ण नहीं होता, यानी अपने आप में वो परिपूर्ण नहीं होता है। किसी न किसी चीज की वहां पर कमी रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए दो देशों के बीच में क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है। प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण प्रदेश में किसी न किसी विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो ठंडा प्रदेश है, ठीक है। अब वहां पर सेब उत्पादित होते हैं और भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सेब खाते हैं, है ना। भारत के जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो लोग तो सेब खाते हैं ना। तो अब ये सेब कहाँ से आता है? तो वही कश्मीर से आता है। तो कश्मीर वाला जो सेब है वो यहाँ तक पहुंच रहा है, बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सेब खाना है तो भाई वहां से मतलब हमें चाहिए ही ना, ठीक है। तो वही बात बोली गई है कि कोई भी प्रदेश जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, ओके। वहां पे कुछ एक विशिष्ट वस्तु होती है, कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रदेश है, भाई ये एक प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे सेब तो खूब होता है, लेकिन बात करूं अगर मैं गेहूं की, तो वो यहाँ पर ना गेहूं नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गेहूं बोलो तो खूब, अनाज यहाँ पे खूब उत्पादित होता है। तो क्या करेंगे, ये आपस में लेन देन करेंगे। यहाँ से इनके यहाँ पे सेब चला जाएगा और यहाँ से इनके यहाँ पे गेहूं आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम होता है। वैसे ही देशों के बीच में भी होता है। जैसे कई देश ऐसे हैं जहां पर कोई एक विशिष्ट वस्तु, यानी मान लीजिए तेल, ठीक है, खनिज तेल, तो वो खनिज तेल वहां पे तो खूब निकलता है, लेकिन अनाज वगैरह अच्छे से उत्पादित नहीं होते। तो वो क्या करेंगे, वो खनिज तेल जो है उनके यहाँ पे ज्यादा है, वो दूसरे देशों में उसका सप्लाई करेंगे और फिर दूसरे देशों से वो क्या करेंगे, जो अनाज है उसको मंगाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। तो इसको भी तो हम व्यापार ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि एक दूसरे देशों के बीच में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, प्रदेशों के बीच में लेन देन हो रहा है। तो ये सभी कुछ व्यापार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फिर जिस स्थान पर किसी वस्तु की कमी होती है वहां उस वस्तु की मांग की जाती है, और जहां उस वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है वहां से वस्तु की आपूर्ति की जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जहां पर किसी वस्तु की कमी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला एक राज्य है और ये वाला एक राज्य है, यहाँ पर ना गेहूं नहीं होता, ठीक है। तो गेहूं की क्या है, कमी है। तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे राज्यों से गेहूं मंगाएंगे, बराबर। और यहाँ पर ना सेब बहुत होता है, तो क्या करेंगे, अपने सेब को दूसरे राज्यों में भेजेंगे, ठीक है। तो ये वही बात है कि जहां पर किसी चीज की कमी होती है वो दूसरे देशों से, मतलब दूसरे देशों से या फिर दूसरे राज्यों से मंगाते हैं, और जो चीज इनके यहाँ पे ज्यादा होती है वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, यानी उसकी आपूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन करने वाले प्रदेश कम उत्पादन वाले प्रदेश की जो मांग होती है ना, उसके अनुसार आपूर्ति की जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में उत्पादित होने वाले सेब का क्या किया जाता है, भारत के जो अन्य राज्य हैं उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति की जाती है, ठीक है। जो दूसरे राज्य मांग करते हैं फिर उसके बाद वो लोग आपूर्ति करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया दोस्तों कि हमारा व्यापार क्या होता है ना। सिंपल था ना, ये डायग्राम याद कर लेना, बाकी सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो, वस्तु विनिमय पद्धति है ना, आज भी कहीं गाँव में ऐसा होता होगा, बट पहले जब हमारे पास नहीं था पैसा, ठीक है, जब मुद्राएं नहीं होती थी, तो फिर कैसे लोग व्यापार करते थे, कैसे वस्तुओं का लेन देन करते थे, कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। तो देखो, ये वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। देखिए ना, क्या होता था कि सामान दिया, ठीक है, और उसके बदले में आपको सामान मिल गया। जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है ना, और आपको चाहिए चावल,
राइट, आपके पास बहुत सारा गेहूं है लेकिन चावल नहीं है, और दूसरा जो इंसान है उसके पास चावल तो है लेकिन उसके पास गेहूं नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, आपस में इंटरचेंज कर लोगे, भैया तुम्हें चावल की जरूरत है ना, तुम मेरे से ले लो और गेहूं मुझे दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग क्या करोगे, जब लेन देन करोगे तो इसी को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु देंगे। अभी के टाइम पे क्या होता है, हम पैसा देते हैं, सामान मिल जाता है, तो ये वस्तु विनिमय वाला पद्धति नहीं है, ये तो पैसा दे रहे हैं, खरीदा और बेचा जा रहा है। लेकिन पहले जब मुद्राएं नहीं होती थी तब ये सिस्टम वहां पर चलता था कि पैसा, ये सामान दिया और आपको फिर उसके बदले में क्या मिलता था, सामान मिलता था, ठीक है। यानी लेन देन कर लेते थे, आपस में ही अदला बदली कर लेते थे, इंटरचेंज कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम समझते हैं व्यापार। यह संकल्पना अति प्राचीन काल से अस्तित्व में है। प्राचीन व मध्ययुगीन काल में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से होता था। उसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही लेन देन होता था, ठीक है। श्रम के बदले अनाज, जैसे मान लो आपने किसी का काम किया, आप काम के बदले में पैसा तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, अनाज दे दिया करते थे, या फिर अनाज के बदले तेल, नमक, शहद, दूध आदि पदार्थों का लेन देन होता था। इस व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। घरों में पुराने वस्त्रों के बदले बर्तन, डिब्बे देने वाले व्यवसायी आज भी दिखाई देते हैं, परंतु इन वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारित करने में समस्याएं निर्माण हो सकती हैं। देखो बच्चों, जैसे कि अभी आज भी हम देखते हैं ना कि शायद से आपके यहाँ पे भी होता होगा, राइट। अभी भी हम देखते हैं कि जो आपके पुराने कपड़े वगैरह रहेंगे, साड़ियाँ, राइट, तो जो बर्तन वाले, देखो यहाँ पे ये आंटी जी बर्तन लेकर के आई हैं और ये क्या कर रही हैं, ये आंटी जी कपड़ा दे रही हैं और ये इनके बदले में क्या दे देंगी, ये बर्तन दे देंगी, है ना। तो अभी भी यहाँ पे वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, देखो इसमें एक समस्या थी, है ना। वस्तुओं का लेन देन तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी कि यहाँ पे जो मूल्य है ना वो निर्धारित नहीं हो पाता था कि कितना सामान दे और फिर क्या ले। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये आंटी जी क्या दे रही है भाई, पुरानी साड़ी दे रही है ना, और ये इनको नए बर्तन दे रही हैं, तो इसका मूल्य कितना होगा वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से, बराबर। तो ये समस्या यहाँ पे निर्माण हुई और उसी समस्या का समाधान करने के लिए हो सकता है कि ये मुद्राओं का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो चलो भाई, यहाँ पे हमने व्यापार के बारे में समझ लिया है। आई थिंक सो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको व्यापार समझ में आया है तो आप अपनी भाषा में व्यापार को परिभाषित कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए, जरूर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के सभी के कमेंट्स में देखती हूँ। तो चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्यापार के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार होते हैं ना उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, बस आराम कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।